हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 10th चैप्टर पूर्ण प्रतियोगिता तथा लाभ अधिकतमीकरण अथवा पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। इस साल के सिलेबस में इस चैप्टर का जो मैक्सिमम पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया है, इसलिए आपको सिर्फ इस चैप्टर में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषताएं हैं और उससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही करवाए जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े प्रश्न में लगभग हर साल किसी न किसी सेट में आता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है, इनकी किन्हीं 4 या 5 मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत स्वीकारक क्यों होती है। अब इसकी जो एक विशेषता होती है उसका वो विशेषता है कि इसमें फर्म यानी क्रेता, विक्रेता और क्रेता दोनों के दोनों क्या है, कीमत स्वीकारक हैं। अथवा पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता किस प्रकार कीमत स्वीकारक है, इस संदर्भ में बाजार की इस विशेषता की विक्रेताओं की अधिक संख्या है का क्या औचित्य है। तो इन सभी का जो उत्तर है वो लगभग जो आपको करवाया जा रहा है वो वही बनेगा। सिर्फ इस जो दो आपके ये दो लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे कि इसकी इंट्रोडक्शन आप इस प्रकार बना दोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत स्वीकारक है और उसके कीमत स्वीकारक होने के कुछ कारण हैं, तो वो आप नीचे आप उसको लिख सकते हो, जो भी आपको कारण अभी करवाए जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है क्योंकि कुछ बच्चे ने इंग्लिश मीडियम लिया हुआ है, तो वो कम से कम इन पॉइंट्स की जो इंग्लिश है उससे अपने उसमें जो उनकी इंग्लिश वाली बुक है उसमें इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये जो पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, वहाँ पर इंग्लिश का यहाँ पे प्रयोग किया है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं अगर उनको मान लो सहजता नहीं है इंग्लिश के साथ तो वो ये छोड़ भी सकते हैं इंग्लिश वाला पार्ट, सिर्फ वो अपनी जो हेडिंग्स हैं वो हिंदी में ही लिख लें। पूर्ण प्रतियोगिता उस बाजार को कहते हैं जिसमें असंख्य क्रेता तथा समरूप वस्तु के असंख्य विक्रेता होते हैं। असंख्य का मतलब बहुत से क्रेता हैं और बहुत से विक्रेता हैं, और वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। तो ना तो वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो क्रेता द्वारा किया जाता, ना ही विक्रेता द्वारा किया जाता। बाजार में केवल एक ही कीमत प्रचलित होती है तथा सभी फर्मों को अपनी वस्तु इसी प्रचलित कीमत पर बेचनी होती है। अब बाजार में एक ही प्रकार की कीमत मिलेगी, अलग अलग कीमतें नहीं मिलेंगी, और एक समान कीमत क्यों मिलेगी उसके पीछे भी कारण है। तो आगे हम देखते हैं कि इसकी मुख्य शर्तें या विशेषताएं क्या हैं। पहला, फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स। विक्रेताओं की अधिक संख्या होने के कारण अब जब बेचने वाले ज्यादा हैं तो उससे क्या होगा, पूर्ति में की जाने वाली वृद्धि या कमी का बाजार की कुल पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो एक फर्म है, हम इसको समझ सकते हैं जैसे गेहूं के उत्पादक, ठीक है। अब गेहूं बोने वाले बहुत से किसान हैं, तो उनमें से कोई एक किसान मान लो कह दे मैं तो अपनी गेहूं नहीं बेचूंगा, तो उससे बाजार की पूर्ति के ऊपर बहुत कोई बड़ा असर तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाजार में बहुत सारे विक्रेता हैं
और वो बाजार की पूर्ति का एक बहुत छोटा भाग है। यानी कि उनकी पूर्ति कम या ज़्यादा करने से बाजार की पूर्ति के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, इतना बड़ा असर नहीं पड़ता कि वो उस वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सके। तो अतएव कोई अकेली फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए यह कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक है। अब जो हमने ऊपर हमारा जो एक क्वेश्चन आया था, भाई एक फर्म कीमत स्वीकारक क्यों है? वो कीमत स्वीकारक इसलिए है क्योंकि वो बाजार की पूर्ति का एक बहुत छोटा भाग सप्लाई करता है, पूर्ति करता है, ठीक है, बेचता है। तो उस छोटे भाग से वो पूरे बाजार की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। तो जब वो पूर्ति को प्रभावित ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो कीमत को भी प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसलिए वो कीमत स्वीकारक है कि जो बाजार में कीमत है उसको वो स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित की गई है, किसी एक छोटी फर्म के द्वारा नहीं निर्धारित की जा सकती। तो इसलिए कीमत स्वीकारक है, जो कीमत है बाजार में उसी के ऊपर उसको अपना जो माल है वो बेचना पड़ेगा। अर्थात प्राइस टेकर है वो, उसे बाजार में प्रचलित कीमत पर उत्पाद बेचना पड़ेगा। दूसरी, क्रेताओं की अधिक संख्या। अब जो खरीदने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अधिक क्रेताओं के कारण एक क्रेता वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं कर सकता। अब क्योंकि खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, अब आप देख सकते हो कि गेहूं मान लो, खरीदने वाले कितने लोग हैं, सभी लोग गेहूं खाते हैं लगभग, तो उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो कोई एक उपभोक्ता अगर ये कह दे भाई मैं तो गेहूं की बजाय अब मिस्सी आटे की रोटी खाऊंगा, यानी कि मैं गेहूं का जो सेवन है वो कम करूंगा, तो उस एक व्यक्ति के गेहूं के सेवन को कम करने से, या वो कह दे कि मैं तो फ्रूट डाइट पे जा रहा हूं तो मैं गेहूं खाना बंद करूंगा, मैं तो फ्रूट्स और जो रॉ मटेरियल है, रॉ फूड है, उसको अपनी डाइट में शामिल करूंगा। तो उस व्यक्ति के अकेले के गेहूं का सेवन कम करने से बाजार की मांग के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो मांग है वो बाजार मांग का एक बहुत छोटा भाग है। तो जब वो बाजार मांग को प्रभावित ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो बाजार में जो कीमत है उसको भी प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। तो अब उसको भी क्या करना पड़ेगा, वो भी कीमत स्वीकारक है, क्रेता भी कीमत स्वीकारक है। जो बाजार में कीमत चल रही है उसी के ऊपर उसको सामान खरीदना पड़ेगा। तो जो विक्रेता है वो उसी प्रचलित कीमत पर जितना चाहे सामान बेच सकता है, और क्रेता भी उसी प्रचलित कीमत पर जितना चाहे सामान खरीद सकता है। तीसरा, एक समान या समरूप वस्तुएं, होमोजीनस प्रोडक्ट्स। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी विक्रेता समरूप इकाइयां ही बेचते हैं, उनके रंग, रूप, आकार, गुण, किस्म में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। अब आप देख सकते हैं गेहूं, सभी जो किसान हैं, उत्पादक हैं, उनकी गेहूं एक जैसी है, तो उनके रंग, रूप, आकार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, वो भी नोटिसेबल नहीं होता। तो इसीलिए उनको, जब उनकी चीज़ें ही सारे सबकी एक हैं, तो अब उनको कोई भी विज्ञापन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञापन पर कब खर्च किया जाता है जब हमारा जो प्रोडक्ट है कोई वो कोई अलग विशेषता रखता हो, तो हम उस अलग विशेषता को बताने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं। जब उसमें कोई अलग विशेषता है ही नहीं तो हम विज्ञापन करके करेंगे क्या? प्रचलित कीमत पर हम जितना चाहे सामान बेच सकते हैं, उत्पादक यानी कि जितना चाहे अपना सामान बेच सकता है। तो जब उसको प्रचलित कीमत पर सामान बेचने में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो उसको वो अपना सारा सामान बेच सकता है प्रचलित कीमत पर, तो फिर उसको विज्ञापन करने की आवश्यकता क्या है? और विज्ञापन हमेशा, अब अलग अलग ब्रांड्स की, मान लो कोलगेट है, उसकी एक ऐड आ रही है वेद शक्ति, ठीक है ना, कि उसने कोलगेट एक अलग टूथपेस्ट निकाला है, कोलगेट कंपनी ने, उसका नाम उसने दिया वेद शक्ति, और उसमें क्या क्या गुण हैं जो दूसरे टूथपेस्ट में नहीं है, तो वो उनको बताने के लिए विज्ञापन कर रहा है। तो कुछ ना कुछ अलग है, तभी तो विज्ञापन की आवश्यकता पड़ी।
इसमें क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ समरूप है, एक समान है, तो इसलिए विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है चौथा, पूर्ण ज्ञान के उपभोक्ताओं को परफेक्ट नॉलेज, क्रेता और विक्रेताओं को कीमत की पूरी जानकारी होती है। क्रेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि भिन्न भिन्न विक्रेता वस्तु को किस कीमत पर बेच रहे हैं। ऐसे ज्ञान और सजगता के फलस्वरूप बाजार में वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। मान लो गेहूं की कीमत हम मान लेते हैं 1800 रुपये क्विंटल है, तो ये अब हर विक्रेता और क्रेता को पता है। तो इसके अलावा अगर कोई 1801 पर भी कोई बेचने की कोशिश करेगा तो उससे कोई क्यों खरीदेगा? जब 1800 में हम जितना चाहे माल खरीद सकते हैं तो हम 1801 में भी क्यों खरीदेंगे? तो इसलिए बाजार में एक ही कीमत मिलेगी, इसके अलावा कोई कीमत नहीं मिल सकती, क्योंकि सभी को कीमत का पूर्ण ज्ञान है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है अथवा पुरानी फर्म उस उद्योग को छोड़ सकती है। फर्मों के प्रवेश व छोड़ने पर किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। कोई भी किसान, जैसे हम गेहूं की ही बात अगर करें, कोई भी किसान जब चाहे खेती शुरू कर सकता है, जब चाहे वो खेती करना छोड़ सकता है या गेहूं बोना छोड़ सकता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र निर्णय या प्रतिबंधों का अभाव, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्री फ्रॉम चेक्स। क्रेता तथा विक्रेताओं में किसी वस्तु के उत्पादन, उसकी मात्रा और कीमत संबंधी कोई समझौता नहीं होता। किसी वस्तु के क्रय तथा विक्रय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो सरकार की तरफ से ऐसे बाजार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये क्रेताओं और विक्रेताओं के आधार पर ही चलता है। पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। वस्तु बाजार और साधन बाजार क्या है? वस्तु बाजार तो वो है जिसमें वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती है। साधन बाजार कौन सा है? जिसमें उत्पादन के 4 साधनों की खरीद और बिक्री होती है। तो उत्पादन बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। पूर्ण गतिशीलता पाई, यहाँ आप लिखोगे पाई जाती है। एक क्रेता उसी वस्तु को खरीदेगा जहां वो उसको सस्ती मिलेगी। तो यानी कि वस्तु बाजार में पूर्ण गतिशीलता है, अगर कहीं पर कोई चीज़ सस्ती मिल गई तो वो वहां से खरीदेगा। वहीं साधन वहां अपनी सेवाएं बेचेगा जहां उसको सबसे अधिक कीमत मिल रही है। यानी कि जो साधन, जैसे मजदूर है, अब मजदूर वहीं पर अपना सामान बेचे, वहीं पर अपनी वो मतलब के साधन बेचेगा जहां पर उसको सबसे ज़्यादा मजदूरी मिल रही है। तो पूर्ण गतिशीलता। अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, या अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव का मतलब क्या है, कि इसमें बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु को भेजने की कोई यातायात लागत नहीं खर्च करनी पड़ती। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लागत नहीं आती, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह, तो दूसरी जगह भेजने में लागत तो आती है, लेकिन वो लागत जोड़ी नहीं जाती। क्यों नहीं जोड़ी जाती? क्योंकि अगर अतिरिक्त यातायात लागत अगर जोड़ दी जाएगी तो वस्तु की कीमत में फ़र्क पड़ जाएगा। और क्योंकि हमने ये कहा है कि एक समान कीमत मिलेगी, अगर वस्तु की कीमत में फ़र्क पड़ेगा तो उस विक्रेता की सामान कोई भी नहीं खरीदेगा। इसलिए इस बाजार में यातायात लागत को नहीं जोड़ा जाता। इसी दशा में किसी वस्तु की पूरे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित हो सकती है। तो अगर जोड़ दी तो उस वस्तु की पूरे बाजार में एक कीमत नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इस बाजार में यातायात लागत का अभाव होता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर उसकी कीमत थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी बाजार से तो उसकी वस्तु को कोई भी नहीं खरीदेगा। इसलिए चाहे उसे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने में यातायात लागत तो होती है, तो चाहे उसको लागत हो, लेकिन वो उस लागत को उसमें उसकी कीमत में नहीं जोड़ेगा, यातायात लागत को उसकी कीमत में नहीं जोड़ेगा। तो सारे बाजार में, उस वस्तु के पूरे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होगी।
9वां पॉइंट हमारा है समान औसत आगम तथा सीमांत आगम, सेम एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की औसत आगम अर्थात कीमत तथा सीमांत आगम, क्योंकि हमने इसमें 9th चैप्टर में देखा था कि औसत आगम को ही क्या कहा जाता है, कीमत, और कीमत को ही क्या कहा जाता है, औसत आगम। क्योंकि औसत आगम क्या है, प्रति इकाई आगम है। तो प्रति इकाई आगम कैसे निकाला जाता है, टी आर बटे में क्यू। तो टी आर बटे में क्यू हो गया ए आर। तो ए आर, और अगर टी आर कैसे निकलेगा फिर, क्यू इंटू में ए आर। तो क्यू इंटू में ए आर का मतलब क्या है कि कीमत ही तो है ये भाई। किसी मान लो हमने 100 वस्तुएं बेची और प्रति वस्तु 5 की है, तो टी आर कितना बन गया 500। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है ये कीमत भी है और ए आर भी है, प्रति इकाई है ना ये, प्रति इकाई। तो प्रति क्या इकाई क्या होता है, जिस जो सामान हम बेच रहे हैं उसकी क्या कीमत है, वही तो प्रति इकाई है। तो इसलिए ए आर हमारा क्या है, कीमत भी इसको हम कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे कि निम्न चित्र में दिखाया गया, अब ये हमारा जो चित्र है इसमें ओ एक्स पर हम आउटपुट और ओ वाई पर रिवेन्यू दिखा रहे हैं। डी डी हमारा क्या है, हमारा रिवेन्यू कर्व है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और जो किसको दिखा रहा है, P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, यानी कि ये तीन की तीन चीज़ें हमारी क्या है, एक समान है। तो ये 9th चैप्टर में भी हमने किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो कीमत है ये 5 रुपये कीमत पर जितना चाहे सामान बेच सकता है, लेकिन अगर 5 से थोड़ा सा भी पॉइंट ऊपर भी चला गया तो इसकी जो मांग है वस्तु की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। अब आप इसको ये मत लेके चलना कि अगर ये 5 पॉइंट मान लो 5.5 तक भी उसकी वो हो जाती है, कीमत हो जाती है, 5.1 भी हो जाती है, तो उस वस्तु के लिए उस उत्पादक की उस वस्तु के लिए मांग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप इसको ये मत सोचना कि ये ऊपर चला जाएगा तो ये पूरे का पूरा ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कीमत पर किस प्रकार से कितनी वो खरीदी गई है, ये सिर्फ 5 रुपये के लिए है। ये जो इसका रिवेन्यू कर्व है, ठीक है, ये सिर्फ 5 रुपये के लिए। 5 से थोड़ा सा ऊपर जाते ही उसकी जो उस वस्तु के लिए, उसकी वस्तु के लिए जो मांग है क्रेताओं की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा ओ एक्स अक्ष के समानांतर। तो डी डी वक्र सीमांत आगम तथा औसत आगम दोनों को प्रकट कर रही है और कीमत को भी प्रकट कर रही है। ठीक है, इसलिए क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या है, कीमत स्वीकारक, दी हुई कीमत पर यह उत्पाद की कितनी भी मात्रा बेच सकती है। उसके बाद छोटे छोटी परिभाषाएं हैं। शुद्ध प्रतियोगिता क्या है। अब कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच में अंतर करते हैं। तो शुद्ध प्रतियोगिता क्या है, शुद्ध प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें समान पदार्थ बेचने वाली कई फर्में इच्छा अनुसार प्रवेश व छोड़ने संबंधी स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में हो। यानी कि एक जैसी सामान को या पदार्थ को, वस्तु को, इकाइयों को बेचने वाली कई फर्में हैं और वो उसमें प्रवेश करने, यानी कि उस उद्योग में प्रवेश करने और उसको छोड़ने संबंधी निर्णय अपने आप लेने में सक्षम होती हैं। मूल रूप से शुद्ध प्रतियोगिता की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की 2 शर्तें, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गतिशीलता के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें पाई जाती हैं। यानी कि हम देखो यहाँ पे शुद्ध है, पूर्ण तो नहीं ना, तो यानी कि जहाँ जहाँ पूर्ण लगा हुआ है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण गतिशीलता, उन 2 कंडीशन को छोड़ के जो पूर्ण प्रतियोगिता वाली और सारी शर्तें हैं वो शुद्ध प्रतियोगिता में पाई जाएंगे। सिर्फ ये 2 शर्तें हम इसमें शामिल नहीं करते। फिर है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत निर्धारण के संबंध में फर्म या उद्योग कौन सा अधिक महत्वपूर्ण होता है और क्यों। तो उत्तर क्या है, हमने अभी देखा ऊपर, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत निर्धारण के संबंध में उद्योग अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि फर्म केवल कीमत स्वीकारक है, बहुत सी फर्में हैं तो वो पूरी बाजार पूर्ति का बहुत छोटा भाग सप्लाई करते हैं तथा उद्योग की मांग और पूर्ति वक्र द्वारा संतुलित कीमत का निर्धारण होता है। तो उद्योग में जो मांग और जो पूर्ति वक्र हैं वो कीमत का निर्धारण करते हैं, यानी कि
इसमें उद्योग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फर्म महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि फर्म अकेली फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। तीसरा, वस्तु की समरूपता से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु की समरूपता का अर्थ है कि वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण, आकार, वजन, पैकिंग तथा देखने में एक जैसी हैं। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है कि क्रेता तथा विक्रेताओं के उत्पादन की तुलना में दूसरे विक्रेताओं के उत्पादन को अधिक पसंद करने का कोई कारण नहीं होता। यानी कि हमारे पास कोई कारण नहीं है कि मैं एक विक्रेता को छोड़कर दूसरे विक्रेता से सामान लूँ, क्योंकि दोनों विक्रेताओं का जो सामान है वो एक जैसा है। इसलिए समस्तर बाजार में वस्तु की एक ही कीमत होगी, समान कीमत होगी। तो इसका मतलब हमने कई कारण देख लिए जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है। उसके पीछे बहुत से क्रेता तथा विक्रेताओं की बात भी है, वस्तु की समरूपता भी है। तो ये सारी चीज़ें उसकी एक ही कीमत की तरफ इशारा करती हैं। आगे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सत्य असत्य हैं। पहला, निजी फर्म अधिकतम लाभ कमाना चाहती है, तो ये बात क्या है? सत्य है। दूसरा, पूर्ण बाजार में विक्रय लागतों का महत्व नहीं होता, ये बात भी सत्य है। हमने देखा कि जब वस्तुएं समरूप है तो विक्रय लागत क्या होती है? विज्ञापन लागत, यानी बेचने के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है। हमें कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, हमें कोई विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वस्तुएं समरूप हैं। हम प्रचलित कीमत पर जितना चाहे, वो विक्रेता जितना मर्जी चाहे अपना सामान बेच सकता है। तीसरा, पूर्ण बाजार में विक्रेता कीमत स्वीकारक नहीं होता, तो ये बात असत्य है, कीमत स्वीकारक होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में विज्ञापन लागतें अधिक महत्वपूर्ण होती है, गलत बात। विज्ञापन लागतें महत्वपूर्ण नहीं होती पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। शुद्ध प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता समानार्थी शब्द हैं, गलत बात। अभी हमने देखा कि शुद्ध प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की दो शर्तें नहीं पाई जाती, एक तो पूर्ण ज्ञान और एक पूर्ण गतिशीलता। उसके अलावा सभी शर्तें पाई जाती हैं। छठा, पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, तो ये बात सत्य है। अभी हमने देखा जब हमने डायग्राम बनाया तो इसको हमने क्या कहा? P = A R = MR। तो जो सीमांत जो कीमत है सीमांत लागत के बराबर, और ये हमारा ऐसे बनता है, ये MC है। तो यहाँ पर मान लो संतुलन है तो ये इसके बराबर होगी। ठीक है, और संतुलन वाला पार्ट इसमें हमने नहीं किया क्योंकि बोर्ड ने उसको अभी के लिए हटा दिया है। अगर बोर्ड उसकी पुष्टि नहीं करता तो हम इस पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे जहाँ पर संतुलन होता है। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो कीमत है P जो है वो सीमांत लागत के बराबर होगी यहाँ पर, जहाँ पर MR को MC काटता है, और MR = AR = P ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। सातवां, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, बिल्कुल ठीक है। आठवां, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत स्वीकारक होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत निर्धारक होती है, तो ये असत्य है। तो कुल मिला के आपके जो पीछे किसी न किसी उसमें पेपर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वही आपको करवाए गए हैं। तो ये हमारा 10th चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा 11th और 12th। थैंक यू। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।